गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस क्लास में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये सेवेंथ पार्ट है आज। दैट मीन्स लास्ट आज का जो चैप्टर है, आज का लास्ट लेक्चर है फॉर दिस चैप्टर। ओके, सेवेंथ। और ये चैप्टर आपके एग्जाम पर्पज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से आपके मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना। फर्स्ट, एक तो आप कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन आपसे रिलीजन पूछ लेगा, उसकी राजनीति में क्या महत्ता है, कैसे प्रभावित करता है। आपसे जेंडर के बारे में पूछ लेगा कि जेंडर कैसे राजनीति को प्रभावित करती है और कैसे राजनीति जेंडर को प्रभावित करता है, लिंग को, है ना। फिर इसके बाद कास्ट की बात की जाती है, जाति, राजनीति और जाति और राजनीति, जाति में राजनीति, राजनीति में जाति। इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछ के आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग के लिए कंफर्म रहता है, और साथ में शॉर्ट्स के लिए भी है। तो एमसीक्यू भी यहां से आ जाते हैं। तो ये इसीलिए इतना लंबा चला, और एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। अगर आपने अच्छे से सुना तो आप उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब शुरू करेंगे आज का जो लेक्चर है हमारा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कास्ट यानी जात के बारे में। तो जात के बारे में बात करें, ठीक है। तो अभी तक हमने कल देखा कि इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी प्रकार के धार्मिक या धर्म को महत्व ना देना। भारत में एक साथ, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, श्रीलंका में बुद्धिज्म, इंडोनेशिया या चाइना जैसे कंट्री में बुद्धिज्म, एंड इंग्लैंड की बात करें तो क्रिश्चियनिटी को प्रवोक किया जाता है के आधार पर बनी हुई है। लेकिन भारत किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी एक सिंगल पर्टिकुलर बेस पे नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का सर्वोच्च जो है, सर्वोच्च संविधान जिसे माना जाता है, कहते हैं हम संविधान, सर्वोच्च विधा जो है, जो संविधान है, उसमें लिखा है कि इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, जो कि हमने आपको बताया था। फिर हम इसमें डिस्कस किया था कि सेकुलरिज्म कब 1976 से ऐड किया गया था, 6 के बाद प्रियम्बल में, है ना, सेकुलरिज्म। नाउ कास्ट सिस्टम की बात करेंगे हम अपने इस डिस्कशन में। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें तो सिंपल, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि कास्ट क्या होती है ना, कास्ट किसे कहते हैं, तो कास्ट या जात की बात करें तो ये पुर्तगाली वर्ड है ना। कास्टा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति, जन्म या भेद होता है ना। टोटल अगर बात करें तो ये जन्म जात भेदभाव के आधार पर एक अर्थव्यवस्था है, परंतु इसको माना गया है ना, कि ये जन्म से स्टार्ट हुई है। वही लैटिन भाषा में, अगर इंग्लिश उसमें वर्ड में बात करें हम, तो कास्ट जो होता है ना, तो लैटिन वर्ड कास्टस से भी घनिष्ठ संबंध है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध या मिश्रित, सॉरी अमिश्रित, है ना, या प्योर जिसे कहते हैं, प्योर या जाति। कुल मिला के इसे वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रमण के आधार पर यानी हेरिडिटी माना गया है। कास्टिज्म को, कास्ट को एज अ हेरिडिटी माना गया है, जन्म आधार पर माना गया है कि ये जन्मजात व्यवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो हम डिस्कस करते हैं यहां पर। सबसे पहले समझ लें कि जाति और राजनीति के बारे में।
इससे पहले हमने विभाजन देखा, सांप्रदायिक कम्युनल विभाजन देखा इसका, है ना। जेंडर विभाजन, जाति लिंग के आधार पर देखा, के आधार पर ना। जाति और राजनीति के आधार पर अगर बात करें तो राजनीति में सामाजिक विभाजन की जो अभिव्यक्ति है वो मोटे तौर पर की जाती है। एक तो सकारात्मक जिसे लाभदायक के आधार पर, दूसरा नकारात्मक आधार निगेटिव फैक्टर्स के आधार पर। दो आधार पर सोशल डिवीजन जो है वो पॉलिटिक्स में शो होता है। नंबर एक, या तो उसमें बेनिफिट होगा कुछ, अदरवाइज उसमें कोई निगेटिव फैक्टर्स होंगे। अगर हम बात करें तो ये जो विभाजन हम आज डिस्कस करेंगे जाति और राजनीति का, ये सबसे लास्ट है। इसमें हम दोनों पक्षों को डिस्कस करेंगे कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है राजनीति में जाति का, क्या निगेटिव होता है ना। तो इसमें डिस्कस करने समय तो अगर जातिगत असमानताओं की बात करें, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट जो हो रही हैं या इसकी बात करेंगे, तो अगर सिंपल आजकल एग्जांपल, एक अभी कल ही कम्युनल वॉर डिक्लेयर हो गया है हरियाणा में, सांप्रदायिक, है ना। सेम जो की कंडीशन हम अभी डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले मणिपुर की, सेम कम्युनल चल रहा है वायलेंस वहां पर। इसी तरह से पाकिस्तान की आपने न्यूज देखी होगी, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी थी, मीटिंग थी, उसमें बम विस्फोट हो गया, है ना। तो कौन मरा, वो कौन थे लोग जो मारे गए, वो सिंगल एक वर्ड में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, माइनॉरिटीज, है ना। मतलब वो गरीब तबका था, वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे जो वहां पर आए थे किसी चीज की आस में, है ना। ओके, तो ये सब आप एग्जांपल दे सकते हो अपने इस उसमें। तो कास्ट हाँ ठीक है। तो कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन अ मॉडर्न इंडिया अंडरगॉन ग्रेट चेंज बिकेम ऑफ। आधुनिक भारत में, है ना, आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था में, है ना, एक ग्रेट चेंज आया है ना। ग्रेट चेंज देखने को मिलता है, मतलब एक बदलाव आया है भारत की जाति में और राजनीति में। पहले क्या था, सबसे निचले तबके के लोग माने जाते थे, है ना। जो अगर बात करें तो इसमें ऐसा माना जाता था, जातिगत आधार पर जो व्यवस्था थी, तो उसमें ये सिंपल सा था कि अगर आपके पिताजी अगर कोई पेशा कर रहे हैं, सपोज दैट अगर वो सब्जी बेच रहे हैं तो आप भी सब्जी बेचेंगे, ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, मतलब एक जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये आपका ऑक्यूपेशन है। अगर कुछ मोची होते हैं, सिलाई करते हैं, तो मान लिया जाता है कि वो उनके बेटे भी सिलाई करेंगे। ऐसा पहले प्रचलित हुआ करता था समाज में, है ना। इस प्रकार की जो जातीय प्रथा होती थी, जो असमानता होती, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था समाज में, ठीक है, जिसे एक हेरिडिटी मान लिया जाता था ऑक्यूपेशन को, और इसी के आधार पर उनके रीति रिवाज, उनकी जो रिचुअल्स हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनको क्या कर दिया जाता था, सेपरेट कर दिया जाता था, और एक बड़े जाति समूह से उन लोगों को मिलने जुलने किसी प्रकार के कोई साथ उठने बैठने तक की पाबंदी तक की इजाजत नहीं दी जाती थी। उन्हें माना जाता था कि उनकी आसपास या उनके आपस में शादियां होंगी, बेटी और रोटी और खान पान का संबंध रहता है उस एक पर्टिकुलर जाति के आधार पर बात करें। आपने अपने गांव में देखा होगा, ये उसका टोला है, वो उसका टोला है, वो उसका टोला है, तो ये इसी आधार पर बटे हुए थे, और अभी भी गांवों में देखने को मिलता है। इसीलिए जब शहरीकरण की हम कल बात कर रहे थे तो उसमें ये चीजें कम देखने को मिलती हैं कि वो यादव टोला तो वो
तिवारी टोला, वो ब्राह्मण टोला, वो इस तरह से बहुत से जो होते हैं उन टोलों को डिवाइड कर दिया जाता था, है ना। तो आज भी डिवाइडेड है, लेकिन इन चीजों को पहले माना जाता था, अभी कुछ हद तक गांव में माना जाता है, लेकिन बाकी शहरों में शहरीकरण, ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखा जाता था इसको, है ना, कि ये जन्मजाति आधार पर माने जाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस तरह की जो श्रेणियों में डिवाइड करके इनको जन्मजात आधार पर माना जाता था कि अगर पंडित है तो वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे और पूजा पाठ करेंगे, अगर क्षत्रिय है तो वो लड़ाई दंगा या सिक्योरिटी का काम करेंगे, है ना। यदि वैश्य हैं तो वो बनिया हैं जिनको बोलते हैं, तो वो व्यापार ही करेंगे, अगर शूद्र हैं तो वो काम करेंगे, खेतों का काम करेंगे। इस तरह से डिवाइडेशन माना जाता था पहले, जो करते आ रहे थे, और अभी भी गांव में छोटे तबके में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुत से जो कदम उठाए गए, जिसमें नाम आता है ज्योतिबा फूले का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी को बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया था कि बुद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, बुद्ध धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है, बुद्ध धर्म में बुद्ध धर्म के अनुयायी सिर्फ समान होते हैं, वो बुद्ध ही कहलाए जाएंगे, ना कि हिंदू धर्म के आधार पर मानने में आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन आधार पर डिवाइड किए जाओगे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को फॉलो किया था, है ना। पेरियार रामास्वामी नायकर की बात करें, जैसे राजनेताओं ने क्या किया था, समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव को मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की थी। वो ऐसा समाज देखना चाहते थे, ऐसा सिक्योर जो सोसाइटी देखना चाहते थे जो इस तरह के जो है डिस्क्रिमिनेशन से अलग हो, फ्री हो, है ना। तो इनके कुछ प्रयास रहे और इसमें काफी हद तक बदलाव भी आया, और जो आज मॉडर्न इंडिया में देखने को मिलता है, और इसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब शुरू करेंगे, अगर हम जो चेंज आ रहा है वर्ण व्यवस्था में, बदलाव कैसे आ रहा है भाई। अगर वर्ण व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, या हरियाणा के चुनाव में जात का खेल की बात की है, वोट दें, विकास तो होता रहेगा, तुम्हारी ही जात इससे है क्या कम है, इस तरह के जो है झरावे बातें करते रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर समझोगे, है ना। तो ये बदलाव आ रहा है वर्ण व्यवस्था में, वो कैसे आ रहा है कि लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों का आर्थिक जो है विकास हो रहा है। लोग जो पहले निर्धन हुआ करते थे, एक अमीर और गरीब में पूरा समाज बटा हुआ था, लेकिन अभी जो है अगर हम बात करें तो एक ही तबका, पहले जो है अपर क्लास ही, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे वही जो रिच हुआ करते थे, बाकी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अपर क्लास नहीं, अब जितने भी जाति व्यवस्था है सभी में आपको उच्च, अपर और लोअर क्लास मिल जाएगी। ब्राह्मण हैं, ठीक है, ब्राह्मण हैं तो उसमें अपर एंड लोअर क्लास मिल जाएगी, अगर वो क्षत्रिय हैं यानी सिंह हैं तो उसमें भी अपर एंड लोअर क्लास मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से अब डिवाइडेशन हुआ है, अब डेवलपमेंट हुआ है, तो इस तरह से डेवलपमेंट से क्या होता है, लोगों की जो सोच है वो बदलती है, ठीक है। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन के आधार पर, हमने बताया ना, शहरीकरण के आधार पर गांव से लोग निकलकर शहर में जा बसे हैं, तो इससे क्या हुआ, इन लोगों के अंतर्गत भेदभाव निकल गया। यहाँ पर ये नहीं है कि ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं, या किस टाइप के हैं, ये वर्मा है, ये शर्मा है, ये कुछ नहीं चलता है ना। सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ काम करेंगे और एक साथ अपना टिफिन करेंगे। आप किसी होटल में बैठे हो तो आपके पड़ोस में कौन बैठा है ये कोई मैटर नहीं करता है, जबकि गांव में अगर आप बैठे हैं तो आपके घर में किसी जो निम्न कास्ट का जो पर्सन है वो आपकी एंट्री नहीं कर सकता है, खाने की तो बहुत दूर बात है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है ना। तो इसी आधार पर बात करें तो
यहां पर देखेंगे कि लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, शिक्षा में प्रसार हुआ है और साक्षरता में प्रसार हुआ है, ठीक है, जिससे लोगों की जो साक्षरता बढ़ी है और शिक्षा बढ़ी है, तो इससे लोग अवेयर हुए हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, जब आप जानते हैं कि क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या समुदाय है, तो आप किसी भी प्रकार से हटके आप धर्म एक जानते हैं जो है सनातन, है ना। सनातन धर्म जो किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव या किसी को सताने के पक्षधर नहीं है। ये सदैव अहिंसा, धर्म, समाज को साथ में लेकर चलने वाला धर्म माना जाता है। ऑक्युपेशनल मोबिलिटी की बात की जाती है, जो व्यवसायिक, जो हमने बात की थी ना, व्यवसाय के आधार पर सबको डिवाइड किया जाता है कि अगर मोची है तो मोची का बेटा मोची ही बनेगा। कैसे भाई बनेगा? ऐसा कुछ नहीं है, अब वो भी कलेक्टर बन सकता है, डीएम, है ना। तो इस आधार पर अगर कोई ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है तो वो भी व्यापार कर सकता है, सिर्फ गुप्ता ही व्यापार नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो आधार है डिवाइडेशन का, किसका? कास्ट का, जाति का, तो इसमें क्या आया है? मोबिलिटी आई है, मतलब ये बदला है, इसमें ज्यादा चलनशीलता आई है। तो अब सभी जाति धर्म, सभी जाति के लोग जो मनाता है उस प्रकार का व्यवसाय अपना सकते हैं और अपना भी रहे हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए कि कौन क्या अपना रहा है ना। उस आधार पे आप उसको देख सकते हैं और आप बेहतर तरीके से समझ बना सकते हैं अपनी इसके बारे में कि कैसे कास्ट आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था में बदलाव आए हैं। वीकिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड, जो जमींदार होते थे, जो भूमि के जमींदार, उन वो कमजोर हुए हैं, उनकी पावर कम हुई है। क्यों? क्योंकि अब जो है जाति, ये जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है सरकार के द्वारा, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ है, अब लोगों के पास अपनी जमीन है, अपना काम करते हैं और अपना उसमें उगाते हैं, व्यवसाय करते हैं जो उनका मन होता है। नहीं तो क्या होता था, लैंडलॉर्ड अपने अकॉर्डिंग जो है वर्क करवाते थे और उनसे लगान वसूल करते थे अच्छे से अच्छा, है ना। तो इसके कारण उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जब आपको लगान नहीं देना पड़ेगा, है ना, जो टैक्स देते थे आप खेत में उगाने, वो नहीं जब पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी होगी और आप बेहतर बनेंगे। रीजन विच हैव द कंट्रीब्यूट टू चेंज द कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ये जो कुछ ऊपर रीजन्स मैंने बताए हैं और डिस्कस किया, इन ये जो रीजन्स हैं, जो एक कारण हैं, इन कारण के आधार पर आप देख सकते हैं कैसे कास्ट, जाति और जो जाति व्यवस्था है, यानी वर्ण व्यवस्था है, वो कैसे भारत में परिवर्तित हुई है ना। आज वोट भी जात के आधार पर बहुत कम मिलती है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन हम आगे इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जाति और जाति व्यवस्था में आधुनिक भारत में परिवर्तन आ रहा है ना। अभी बहुत समझना है इसमें, ठीक है। ओके, नाउ फॉलो द रीजंस, जो रीजन कंट्रीब्यूट टू चेंज इन द कास्ट सिस्टम। तो निम्नलिखित कारण हैं जो जाति व्यवस्था, है ना, कास्ट सिस्टम को, जाति व्यवस्था को, जाति व्यवस्था में परिवर्तन में योगदान दिया है जिन्होंने, जैसे जिन कारणों ने, जैसे एफर्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक जो राजनीतिक नेता थे, एंड जो सामाजिक जो है रिफॉर्मर थे, समाज सेवक थे, उन लोगों ने, जैसे गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जैसे लोगों ने क्या किया, एडवोकेट किया, वर्क किया, एस्टेब्लिशमेंट एज अ सोसाइटी इन विच द कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट, है ना। तो इन लोगों ने, चाहे राजनेता हो या समाज सेवक हो, ठीक है, ज्योतिबा फूले जैसे बात की थी हमने, रामानय्यर जी की बात की थी, पेरियार जी की बात की थी। इन लोगों ने क्या किया, लोगों को अवेयर किया और बात की कि समाज में अगर सही से रहना है और एक साथ अपने डेवलपमेंट करके रहना है, विकसित देश की श्रेणी में रहना है, तो इस आधार पर अगर सुख कुल मिला के सुखी रहना है, शांत पूर्वक रहना है, तो ये सब भेदभाव
भुलाए जाने चाहिए, और तभी आप रह सकते हो, तभी आप समाज में एक बेहतर समाज को बना सकते हो, और इस तरह की जो है इनइक्वालिटीज को, असमानताओं को बंद करके, है ना। सोशियो इकोनॉमिक डिविजन्स की बात की, सामाजिक आर्थिक जो कारण है उसमें हमने बात की थी कि शहरीकरण के आधार पर, जब शहरीकरण हो जाएगा तो लोगों की सामाजिक आर्थिक जो विकास हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक विकास होगा, तो ये जाति प्रथा घटेगी। आप शहरों में देखते हैं, इसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं शहरों में, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द लिटरेसी और एजुकेशन, जब साक्षर और शिक्षा दोनों में प्रसार होगा, है ना, साक्षर और शिक्षा में जब प्रसार होगा तो माना जाएगा ये जो वीक होगा कास्ट सिस्टम जो है, कि जाति प्रथा जो है ये कमजोर पड़ेगी, जिससे समाज में बेहतर समाज का निर्माण होगा, ठीक है। ऑक्युपेशनल मोबिलिटी की बात करते हैं, अगर होगा तो समाज बेहतर होगा। वीकिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड पोजीशन, ये हैव लीड टू ब्रेक डाउन द कास्ट हायरार्की, और जब लैंडलॉर्ड सिस्टम कमजोर होगा, और इससे क्या होगा कि जो कास्ट की हायरार्की थी, है ना, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म नहीं, संप्रदाय में, है ना, संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय में जो ये जो जो ये हायरार्की पाई जाती थी, ठीक है, तो उस हायरार्की को, चाहे वो मुस्लिम्स हो, है ना, मुस्लिम शिया सुन्नी और इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, फिर खान पठान और म्यान बहुत होते हैं, ठीक है, इस तरह से उनको कमजोर हो। हिंदू में अगर हम बात करें तो हिंदू में भी ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य, ठीक है। फिर हम अगर हिंदू से बात करें, मुस्लिम से बात करें, तो ये जो माने जाते हैं इनमें ज्यादा है। बाकी जैसे बुद्धिज्म में कोई हायरार्की नहीं है, क्रिश्चियन में माना जाता है, क्रिश्चियन में से प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, है ना, कैथोलिक की बात की जाती है, ठीक है, कैथोलिक की बात की जाती है। तो इस तरह से इनमें अगर देखने को ये चीजें कम की गई तो बेहतर समाज बन सकता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हमारा संविधान जो है जाति आधारित जो है भेदभाव को खत्म करता है, निषेध मानता है, और ले डाउन द फंडामेंटल ऑफ द जो पॉलिसीज टू एंड द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, और किसी प्रकार की कोई ऐसी जो है फाउंडेशंस, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जाती है, ना तो इस्टेब्लिश की जाएंगी जो किसी भी प्रकार का इनजस्टिस हो कास्ट सिस्टम के आधार पर। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, और दूसरे उसको समझने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द कास्ट जो है, कास्टिज्म, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू द पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस, है ना। राजनीति की बात करें, राजनीति अभिव्यक्ति, है ना, राजनीति अभिव्यक्ति के संबंध में जातिवाद का सकारात्मक प्रभाव, जातिवाद का सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो राजनीति में क्या हुआ कि जातिवाद का सकारात्मक प्रभाव कैसे बात करेंगे। विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, large scale urbanization, growth of the literacy and education, occupational mobility, and weakening of the position of landlord in a village, old nations caste hierarchy are breaking down। आर्थिक विकास, साक्षरता, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, व्यवसायिक जो है गतिशीलता की बात की थी हमने, अभी समझाया था आगे। गांव में जिम्मेदारियों की स्थिति जो है कमजोर हो गई, और जैसे जाति पदानुक्रमण की बात की थी कि जैसी पुरानी धारणाएं टूट गई, है ना, ब्रेक हो गई कास्ट की जो है पुरानी धारणाएं, कि नहीं अगर वो निम्न कास्ट का है तो वो मजदूरी ही करेगा, वो पढ़ेगा नहीं, इस तरह की जो धारणाएं थी वो समाप्त कर दी गई, जिससे समाज का एक अच्छा बेहतर डेवलपमेंट हो सका।
द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को स्थगित करता है, एंड वो फाउंडेशन जो इनजस्टिस कास्ट के खिलाफ जो हमने बात की थी, संविधान में किसी भी जाति आधारित भेदभाव, है ना, भेदभाव को प्रतिबंधित किया है और अन्याय से दूर करने के लिए नीतियों की नींव रखी गई है जाति व्यवस्था के आधार, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए। निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कास्टिज्म विद रिगार्ड्स टू द पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस, है ना। अब राजनीति में अगर बात करें, राजनीति में पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, राजनीति अभिव्यक्ति की बात के संबंध में ठीक है, नकारात्मक प्रभाव, है ना, जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, की बात करेंगे। राजनीति अभिव्यक्ति के संबंध में जातिवाद के नकारात्मक जो प्रभाव हैं उनकी बात करेंगे। व्हेन द पार्टी चूज द कैंडिडेट इन इलेक्शन, जब क्या करती हैं पार्टीज इलेक्शन में कैंडिडेट को चूज करती हैं, दे कीप इन माइंड अदर कास्ट इम्पोजिंग ऑफ द इलेक्टोरेट nominations candidates from the different caste, so they get necessary support with win elections। आपने देखा है कि जो असेंबली होती है, जो विधायिका, जो विधान परिषद होती है, उसमें वही व्यक्ति उतारा जाता है जो जिसका प्रभुत्व ज्यादा होता है, जिसकी कास्ट ज्यादा होती है। आजकल ये बहुत पैशन है ना, कि जहां पर जिसकी कास्ट ज्यादा होगी, मतलब जिस जाति के लोग जहां ज्यादा रहते होंगे, वहां का नेता भी उसी कास्ट से आएगा ताकि वो जीत सके। ये आजकल राजनीति का जो है माइंडसेट हो गया है, ये इसका बुरा प्रभाव है ना। तो ये जातिवाद को बढ़ावा देता है, और जातिवाद जो है वो आगे चल के क्या होता है, उसमें आपस में कम्युनल दंगों में डिवाइड हो जाता है, यानी आपस में वो फाइट करते हैं, उनमें आपस में कम्युनल वॉर की तरह, मतलब आपस में लड़ाई झगड़े की कंडीशन आ जाती है, उसमें कैजुअलिटीज होती हैं, जो कि हमने श्रीलंका जैसी कंडीशन की देखी थी, है ना। गृह युद्ध की संकट उत्पन्न हो जाता है, इमरजेंसी के टाइम की हो, चाहे जो हमने आपको हरियाणा बताया, हमने आपको अभी मणिपुर का किस्सा बताया, आपने देखा। पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट इज इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट जो है सेंटिमेंट्स एंड टू मस्टर सपोर्ट्स, है ना। एक चुनाव में राजनीतिक जो दल होते हैं वो उम्मीदवार समर्थकों समर्थन जुटाने के लिए जातिगत भावनाओं को बढ़ाते हैं और बताते हैं, जो कि ये हमने अभी दिखाया था आपको हरियाणा वाला, कि तुम तो विकास तो होता रहेगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर, तुम्हारी जात से हैं ये क्या कम है, इस तरह के जो है स्लोगन्स बताते हैं, और लोग सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो कम उसमें, और इसी तरह से लालच में आके, दबाव में आके वोट दे देते हैं, है ना। तो नाउ कास्ट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में जाति, है ना, राजनीति में जाति। तो इस तरह से आपसे उसमें आ जाएगा कि राजनीति में जाति के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आप जो हमने आपको बताया, इस तरह से आप उसको वहीं पर लिख दीजिएगा, है ना, और लिख के आराम से आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति में जाति की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमने देखा इन द कास्ट कम्युनलिज्म, कास्टिज्म is root in our behalf that the caste is sole basis of the social community। संप्रदाय के मामले में अगर हम बात करें तो इसमें जाति इस विश्वास में निहित है कि जाति समुदाय, यह जाति सामाजिक समुदाय का एकमात्र आधार है। यहाँ पर मान लिया गया है कि जो जातिवाद है ये प्रमुख रूप से जातिवाद की मान्यताओं पर आधारित है। यह सामाजिक समुदाय का गठन एकमात्र आधार है जिसके आधार पर जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, और उनके जो हित का एक
एक जैसे होते हैं, आपने जात में समझा, एक जैसे उनके हित होते हैं, एक जैसे एक दूसरी जात के लोग से उनके हितों का कोई मेल नहीं खाता है। इस तरह से एक जाति को भड़का के और उससे अपना जो है वोट बैंक बनाने की कोशिश करते रहते हैं, है ना, क्या बराबर उसमें लगे रहते हैं। और जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यह एकमात्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं भी है। जाति कोई मायने नहीं रखती है, अगर आप शहरों में कहीं आप अगर निकल पड़े हैं तो, है ना। लेकिन फिर भी जो हमने अभी आपको डिस्कस किया कि जो पार्टियां होती हैं वो उसी आधार पर चुनती हैं। कास्ट इज अ वन एस्पेक्ट of the experience, our experience, but is not our relevant of the most important aspect। जाति हमारे लिए एक अनुभव का पहलू है, एकमात्र महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। सिर्फ हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, हम सोशल प्राणी हैं, तो हमको एक साथ रहना अच्छा लगता है। तो बस उतना ही है कि ये हमारे जात से हैं, ये हमारे उससे हैं। और इसके बावजूद अगर हम बात करें, अगर देश की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, या किसी राष्ट्र की बात आती है, तो ये सब फीका पड़ जाता है। ये सिर्फ एक नाम मात्र का पहलू ही बचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कास्ट कैन टेक, अगर हम डिस्कस करें कि जो कास्ट होती है इसके विभिन्न रूप, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन अ पॉलिटिक्स। राजनीति में जो है, राज्य में जाति विभिन्न रूप ले सकती है। कैसे, अगर हम बात करें, समटाइम कैंडिडेट आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। कभी कभी जात के आधार पर कैंडिडेट चूज कर दिए जाते हैं, इलेक्ट कर लिए जाते हैं पार्टियों के द्वारा। When political party choose candidate, they keep in mind caste composition of their voters। कास्ट कंपोजिशन के आधार पर हिंदू धर्म इस समय सबसे माना रहा है आगे, क्योंकि हिंदू सबसे ज्यादा है ना। 79.8% अप्रॉक्स जो है हिंदू हैं पूरे भारत में, तो इसलिए हिंदू का गेम खेला जा रहा है जिससे आप पॉलिटिकल पार्टी बने रहे। और मुस्लिम सिर्फ 14.2% है, इसलिए इनका इतना वर्चस्व नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए एक धर्म को माना जा रहा है और एक कास्ट को नहीं। बहुत पार्टी है, जैसे हम सपा की बात करें, बसपा की बात करें हम, है ना, तृणमूल कांग्रेस की बात करें हम, की बहुत सी पार्टीज हैं, चाहे जनता दल की बात करें, वो सॉरी जो लालू जी की पार्टी है, इन सब की बात करें, तो ये एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप कास्ट के आधार पर वोट करेंगे, अगर कास्ट आपकी उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है हारेंगे। इसीलिए कुछ पार्टी जो है एक हिंदू का चल रही है, लेकिन उसमें किसको डेवलप करेंगी ये कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए एक संप्रदाय को ये लोग बना लिए हैं, जो सबसे बड़ा संप्रदाय है उसी का मुद्दा उठाते रहते हैं। और साथ में जब आगे कोई जाता है इनके पास, तो इसमें भी ये डिवाइडेशन कर देते हैं। तो ये चीज मानी जाती है कि कभी कभी उम्मीदवार जो होते हैं वो उनकी जाति के आधार पर किया जाता है उनका इलेक्शन चुनाव, ठीक है। और जब राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते हैं, तो मतदाताओं का जो संरचना है कि कहां पर कौन ज्यादा है किस एरिया में, तो उसको ध्यान में रखते हुए उस कैंडिडेट को वहां पर उतारते हैं। इन मैनी प्लेसेस, बहुत से प्लेसों पे वोटर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट फेल टू चूज द सुटेबल कैंडिडेट। जाति के आधार पर बहुत से क्षेत्रों में लोग वोट कर देते हैं, और वोट करने के बाद ये चुनाव नहीं कर पाते हैं कि ये कौन अच्छा है कौन गलत है। वो सिर्फ जाति के आधार पर या सिर्फ कुछ लोगों के उस पे आने पर कर देते हैं। When a government is formed after the elections, जब गवर्नमेंट इलेक्शन की अब आती है, political party take care with different caste and are represented in the government, ठीक है। और चुनाव के बाद जब कोई सरकार बनती है, तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व हो, है ना। कुछ मौर्य भी हो,
कुछ मौर्य भी हों, कुछ पाशी भी हों, कुछ पाशवान भी हों, कुछ भार्गव हों, कुछ, है ना, कुछ ब्राह्मण हों, उसमें अलग बात कर दी जाएगी, कुछ भार्गव हों, है ना, कुछ गुप्ता हों, है ना। तो इस तरह से सबका डिवाइडेशन कर दिया जाता है ताकि किसी धर्म के लोग नाराज ना हो, है ना। ये सब बातें कहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज अपील करती हैं, हम आपकी कास्ट के हैं। तो ये बच्ची कह रही है कि मम्मी ये हमारे कास्ट के हैं, लेकिन क्या ये जो भी निर्णय है, अ रेप इज रेप, वाई ब्रिंग कास्ट। हम किसी भी प्रकार का कोई जो अत्याचार है, कोई जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, उसमें कोई कास्ट मैटर नहीं करती है। वो अमीर लोग गरीब लोगों से करते ही हैं, चाहे वो जात के अंदर हो या जात के बाहर हो, है ना। तो वोट उसको करना चाहिए जो बेहतर हो, कास्ट को नहीं। टू गेन द सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज रेज द कास्ट बेस्ड इश्यूज ड्यूरिंग द इलेक्शंस। और बहुत से अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हलचल जो मची हुई है देश में, वो देश में हलचल इलेक्शन की वजह से मची है, बेस बनाया जा रहा है ना। तो इस तरह के इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं और जिससे उनके सेंटिमेंट्स एक दूसरे से वो हो जाएं और एक ही पार्टी को वोट कर दें, है ना। और वोट करके वो फिर से चुन के वो विन होके वो पार्लियामेंट या विधानसभा में चली जाए। द कास्ट कंसिडर्ड इंफीरियर लॉ यूनिट नाउ हैव बीन मेड द कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अब तक हीन या निम्न समझी जाने वाली द कास्ट कंसीडर इंफीरियर और लो अंटिल नाउ। अब तक जो जातियों में भी जो जातियां कमजोर समझी जाती थी और जो लोग कमजोर समझे जाते थे, अब वन पर्सन जब से हो गया है, जब से वन पर्सन हो गया है, तब से अब किसी भी प्रकार की कोई भी जो निम्न जातियां थी, है ना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनको भी अब क्या किया जा रहा है, उनको भी राजनीतिक दलों ने अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने की बात की है और उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, उनको इस तरह से बहुत से लुभावने सपने दिखाते हैं, सभी की वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो कास्ट सिस्टम में, राजनीति में जाति विभिन्न रूप लेती रहती है, किसी न किसी प्रकार से वोट को पाने के लिए कोई ना कोई गेम खेलते रहते हैं, है ना। तो आपको इनसे बचना है। अदर फैक्टर, अगर कुछ और फैक्टर्स की हम बात करें जिसके अलावा, ठीक है, जाति के अलावा अन्य कारक भी ऐसे होते हैं विच जो डिसिसिव रोल एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। अदर देन कास्ट सम फैक्टर्स द प्लेड द डिसिसिव रोल एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसी कारक हैं जाति को छोड़कर जो भी मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे मनी, ठीक है, मनी की बात की गई, धन की बात की गई, पावर की बात की गई। लोग धन के पीछे भागते हैं, वो बहुत अमीर है, उसके साथ लगे रहो कुछ फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। पावर के पीछे लोग लगे रहते हैं कि वो हो जाएंगे, वो जीत जाएंगे, वो हमारे कास्ट के हैं तो हम जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे तो उनसे हमारा फायदा होगा। फिर प्रेस्टाइज की बात करें, जो प्रतिष्ठा की बात करें, ये ऐसे स्लोगन बोले जाते हैं कि इस जाति की, इस धर्म की प्रतिष्ठा का सवाल है कि अपना बेटा चुन के भेजे, है ना। लेकिन वो बेटा चुनने के बाद कहाँ चला जाता है किसी को नहीं पता। इसी के साथ रिलीजन को तो, धर्म या संप्रदाय को तो महत्व दिया ही जाता है, संप्रदाय को मान लिया जाता है और इसी के आधार पर दुहाई दी जाती है, हम मुस्लिम्स हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, है ना। तो इस आधार पर डिवाइडेशन चलता रहता है, ये सब रिपीटेटिव होते रहेंगे, है ना। पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज,
जो पॉलिसीज राजनीतिक दलों की जो राजनीति है उसमें चलता रहता है। राजनीतिक दलों की जो राजनीति जो है, नीतियां जो हैं ऐसी बनाई जाती हैं जिससे आपस में संघर्ष चलता रहे और वो अपना खेल खेला करते रहे। पॉलिटिक पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज। ठीक है, राजनीति जो है जाति व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करती है ना। राजनीति जो है जाति व्यवस्था और जाति को प्रभावित करती है। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर। इस समय सभी ग्रुप जो हैं, सभी जो है जातियों के लोग बड़ा बनने की सोचते रहते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग विद इन नेबरिंग कास्ट। ठीक है, सभी को बड़ा बनना रहता है और वो अपने पड़ोसी कास्ट के साथ इनकॉर्पोरेटिंग विद द एंड सब कास्ट विच शेयर अर्ली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। ठीक है, प्रत्येक जाति समूह और अपने भीतर जो अपने पड़ोसी जातियों उपजातियों को शामिल करके एक बड़ा समूह बनाते हैं और बड़ा समूह बना के जिन्हें पहले से बाहर रखा गया था। वो जातियां जिनको अधिकार ही नहीं थे किसी प्रकार के, जब भूमि का अधिकार नहीं होता था पहले, तो किसी चीज का अधिकार नहीं होता था। इस प्रकार की जो जाति हैं उनको अलग रखा गया। तो कुछ पार्टी ने क्या किया, इन सबको मिला के एक बड़ा पॉलिटिकल जो है एजेंडा तैयार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी अपनी जातियों को ऊपर उठाना है इस तरह को लेके। ठीक है, कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू इंटर इनटू द कोलिजन्स विद द अदर कास्ट। आज जाति समूह को अन्य जातियों के साथ गठबंधन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। एक के साथ लोकल खड़े हो गए, दूसरे के साथ मिलके इलेक्शन लड़ने की बात की जाती है, गठबंधन की बात की जाती है आज के जमाने में, जिससे इतना चेंजेस आते रहते हैं। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव बिकम्स अप इन अ पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। अब इस समय अगर हम प्रेजेंट टाइम बात करें, आपने देखा होगा कि राजनीति में दो ग्रुप निकल के आए हैं। एक तो बैकवर्ड यानी पिछड़ा वर्ग और दूसरा उच्च वर्ग की बात की थी इसमें हम, है ना। तो पिछड़ा एवं उच्च वर्ग दो निकल के आए हैं और दोनों के आधार पर बात की जाती है ना। तो इन दोनों को मेन फ्रेम में रखा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम और कास्ट की जो पहचान, जाति पहचान या जाति है, व्यवस्था है, वो कैसे राजनीति को प्रभावित करती रहती है ना। अब हाउ डिस्कस करें तो लास्ट पॉइंट है राजनीति में जाति विशेष ध्यान कैसे और नकारात्मक, है ना। हाउ एक्सक्लूसिव अटेंशन टू द कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट इन आवर पॉलिटिक्स। किस तरह से जो है नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं राजनीति में। पॉलिटिकल बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी alone is not very healthy and in democracy। अगर हम बात करें केवल जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र में बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं कही जाएगी, मतलब बेहतर नहीं कही जाएगी, जिससे आज तो फायदा होगा लेकिन इन फ्यूचर उसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो इलेक्शन होने चाहिए वो डेवलपमेंट के आधार पर होने चाहिए, न कि वो होने चाहिए किसी जाति आधार पर, जो कि आजकल प्रैक्टिस में किया जा रहा है। कैन डेराइव्ड अटेंशन फ्रॉम द अदर प्रेसिंग इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, गरीबी पर, विकास पर और भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए बात की जानी चाहिए। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के आधार पर अगर किया जाना चाहिए तब ज्यादा बेहतर समाज बनेगा और लोग होंगे। लेकिन ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं इनकी बात किए बिना या इनको तब तक वो पार्टी भड़काती रहती हैं, एक पार्टी जब तक वो खुद सत्ता में नहीं आ जाती है। दो पार्टी होती है, जो सत्ता में पार्टी होती है तब तक उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है,
लेकिन सत्ता विहीन पार्टी को सारी प्रॉब्लम दिखाई देती हैं। वो इस तरह पावर्टी और डेवलपमेंट और करप्शन और जातिगत जो मामले हैं इनको भड़काती रहती है, और इसके बाद जात जब वो सत्ता में आ जाती है तब खुद वो चीजें भूल जाती है। और यहाँ तक कि जो पार्टी में जो पावर में पार्टी है उनको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर लोगों का सामाजिक गरीबी नहीं होगी तो वो बटेंगे नहीं इधर से उधर, तो वो रोटी के पीछे किसी के पास भागेंगे नहीं। कास्ट डिवीजन लीड टू द टेंशन कॉन्फ्लिक्ट। अब जो कास्ट का डिवीजन होता है तो उससे टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, संघर्ष, तनाव, और जो है उसका जातिगत विभाजन तय हो जाता है। जातिगत विभाजन होता है, वायलेंस होता है, तनाव होता है ना, हिंसा, संघर्ष होता है और हिंसा होती है, जिससे क्या होता है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जीरो हो जाता है ना। इसलिए पावर्टी, है ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नियम पावर्टी पे ध्यान दे, डेवलपमेंट पे ध्यान दे और करप्शन पे ध्यान देना चाहिए, न कि कास्ट पे ध्यान देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से वोट बैंक बनाने से किसी का जो बात की जाए कुछ क्षणिक मात्र जो है फायदा होगा, लेकिन आगे चल के फायदा नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से बात की जाती है। अगर जाति के अंदर राजनीति की बात करें, जो कास्ट सिस्टम है अंडर द पॉलिटिक्स की बात करें, तो इसमें हम कुछ चीजों पर गौर अभी तक आपने किया, ठीक है, कि राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। कैसे? जब हमने डिस्कस किया कि हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, तो इससे क्या होता है कि जाति के अंदर राजनीति स्टार्ट हो जाती है। एक पर्टिकुलर ग्रुप जो मानता है वो अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश में लग जाता है। एक जाति में अमीर गरीब, एक जाति अमीर गरीबों में बढ़ जाती है आगे चलकर, तो ये एक गलत डिवाइडेशन माना जाएगा। और एक जाति जो है वो छोटी छोटी जातियों को लेकर साथ में एक पार्टी बनाने की बात करते हैं और लोगों को एक साथ जोड़ के और राजनीतिक एजेंडा बना देते हैं उसे, कि हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, हम लोहार हैं, अहीर हैं, है ना, कोड़ी हैं, SC ST हैं, ये सब गुज्जर हैं, बहुत से जो जाति धर्म के होते हैं, हम पंडित ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, इस तरह के जो जातिगत जो होते हैं, तो एक जाति अनेक दम पर सत्ता पर कब्जा, अकेले दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती है। तो वो छोटे छोटे यादवों को ले, जैसे बात कर ले यादव सपा की बात कर लेगा, तो सपा में आपने देखा कि वो सिर्फ यादव को लेकर साथ में चलती है, जबकि दूसरी कोई भी जाति को नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसे सपा बसपा मिलके एक साथ कोलिजन करने के बाद उन्होंने जाति को आगे महत्व दिया और साथ में लेके इलेक्शन जीतने की बात करने लगे, ठीक है। लेकिन राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलाबंदी होती है। जैसे अब नया हो गया है कि अमीर और गरीब, यानी रिच एंड पुअर पीपल्स में डिवाइड किया जाने लगा है लोगों को, है ना। जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं कि सामाजिक समूहों और समुदायों को बांटने की बात की जाती है। राजनीति में जातिगत जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, असमानताएं वंचित और कमजोर जो समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की गुंजाइश भी पैदा करती रहती हैं। जातिगत राजनीति दलित पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की जाती करते हैं।
अनेक पार्टियां होती हैं जो गैर राजनीतिक गठबंधन कर खास जाति के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने और उससे ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने और उनके लिए जमीन जायदाद के अवसर उपलब्ध कराने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन करने लगते हैं। अभी देखा आपने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने स्वयं शुरू की थी, और तो इस तरह की जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीति के लिए वो चल पड़ते हैं छोटी जातियों को ऊपर लाने के लिए, है ना। तो जाति पर जोर देना एक नुकसानदेह हो सकता है इस तरह की राजनीति को। अगर जातिगत पहचान पर आधारित राजनीतिक जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी विचारधारा नहीं है, अगर आपको लड़ना है तो गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़िए, न कि आप जातिगत टकराव को बढ़ावा देकर, है ना, जो कि हमने यहाँ पर बात की। तो ये जो राजनीति है, राजनीति जाति के अंदर राजनीति की बात की जाने लगती है कि आप सिंगल अपने ग्रुप्स को, छोटी छोटी कास्ट को, जो लो कैटेगरी के पर्सन है उनको लेके एक साथ राजनीतिक फायदा उठाने लगती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जाति कैसे राजनीति में, राजनीति कैसे जाति में, और किस तरह से पूरा ये लोग पॉलिटिकल फायदा उठाते हैं। तो इस तरह की भेदभाव में नहीं पड़ना है। जो अच्छा इंसान है, जो वर्क करता है, कार्य करता है, उसे ही सदैव वोट देना चाहिए। आप इसका परिणाम अगर बात करें तो संसदीय क्षेत्र में देख सकते हैं, संसद वही चुना जाता है अगर धर्म की बात हो, संप्रदाय की बात हो गई तो अलग बात होती है, और नहीं तो अगर संप्रदाय की बात नहीं है तो व्यक्ति वही चुना जाता है जो लोकप्रिय होता है और जो वर्क करता है, काम करता है ना। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल यदि न्यू है, अगर पुराने हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कुछ अगर जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। तो आप जब मैसेज करेंगे, जो आप बात करेंगे, तो हम जो भी इम्प्रूवमेंट की नीड होगी तो हम उसमें एज यूजुअल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज आपका जो चैप्टर 3 है कंप्लीट हुआ। अब 2 चैप्टर हैं, छोटे छोटे हैं, और वो 2 या 3 दिन में कवर हो जाएंगे, है ना। फिर पॉलिटिकल यानी साइंस जो है, हमारे राजनीति विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और चीजें समझ लीजिएगा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।